लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक दैट इज पॉलिटिकल पार्टी। सर अब मित्रों मित्रों क्यों कर रहे हो? क्योंकि टॉपिक ही मित्रों वाला है, तुम समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद दिस। अब यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या होते हैं? रियली सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। अब समझो एक कॉमन सी चीज बताओ कि सर पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? क्या लगता है तुमको कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती होगी? सर वही जो पॉलिटिक्स करती है। पॉलिटिक्स में क्या पॉइंट समझना, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है? वो जो कि इलेक्शन लड़ती है ना? इलेक्शन लड़ती है, फिर इलेक्शन लड़ने के बाद क्या होती होगी? सर इलेक्शन लड़ने के बाद जीतती होंगी या हारती होगी। जीतती होगी तो सरकार बनाती होगी, और हार जाती होगी तो अपोजिशन में बैठ जाती होगी चुपचाप। चुपचाप तो नहीं, मतलब अपोजिशन में बैठ जाती होगी। यही चीज होती है। अब जरा समझो कि पॉलिटिकल पार्टी होती ही क्या है। ये तो काम पड़ा हमने, पॉलिटिकल पार्टी करती क्या है, कैसे होती है। हर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना सकता है क्या? पॉइंट चीज ये भी, कोई भी पॉलिटिकल, मैं खड़ा हो गया भाई चलो आदेश पार्टी, ऐसा हो सकता है क्या? क्या क्या एक रिक्वेस्ट है क्या भाई ये चीज पॉलिटिकल पार्टी के लिए होना चाहिए? तो जरा पहले समझते हैं पॉलिटिकल पार्टी में होता क्या है और क्या क्या चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? और कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे इंडिया में है, दुनिया में कितनी है, और पूरा उनके बारे में डिटेल में डिस्कशन इस टॉपिक में होने वाला है। अब देखो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जब भी याद रखना तो एक सिंपल सी चीज याद रखना कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है लोगों का, ठीक है? इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करते हैं, लोगों का ग्रुप है, कॉमन सी बात है, ठीक है? या लोग बॉडीज होंगी, मतलब ऑब्वियसली ग्रुप्स ऑफ पीपल होंगे, तो वो लोग क्या करते हैं, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि ये पॉलिटिकल पावर ले लें और कंट्री में अपनी गवर्नमेंट बनाए, ठीक है? तो सिंपल सी चीज पहली बोली कि पॉलिटिकल पार्टी एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो क्या चाहती है कि किसी भी कंट्री की पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में रखे और क्या करे, पॉलिटिकल पावर हाथ में रखे तो डिसीजंस लॉज बनाए, सिंपल कंट्री को रेगुलेट करे। तो ये काम किसका होता है? पॉलिटिकल पार्टी का होता है। अब ये कैसे करेगी? कंट्री को जब पावर में आना होगा तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, ठीक है? तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने जो मेंबर्स होते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में रखते हैं और फिर क्या करते हैं, मतलब उनको वहां से चुनाव के लिए लड़वाते हैं। उनके बीच में क्या होता है? कॉन्टेस्ट होता है, इलेक्शन होता है। जो लोग जीतता है, जो मतलब जो भी व्यक्ति इन दोनों में से जीतेगा वो उसकी पॉलिटिकल पार्टी वहां जीतेगी। और फिर जब ये पूरे सभी लोग ने, चाहे वो स्टेट असेंबली हो चाहे सेंट्रल लेवल पे वो ऑप्ट कर रहा हो, मतलब यूनियन, तो जो भी दोनों में से जिस जगह की बात, अगर स्टेट लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं तो वो स्टेट की गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। और हम लोग मेंबर ऑफ मतलब पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, जब एमपी के इलेक्शन होते हैं एमपीज के, तो वो क्या बनाएंगे? इस यूनियन गवर्नमेंट बनाएंगे, ठीक है सर? ये क्या करते हो? सिंपल सी बात है, ये लोग क्या करा, अपन जब समझे कि कैंडिडेट्स को फॉरवर्ड रखते हैं और उनसे जीतते हैं और अपनी सरकार बनाते हैं। बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे इंडिया में। यहाँ तो क्या कर रहे हैं, एट प्रेजेंट वी हैव 8, ठीक है? यहाँ 7 है, बट लाइक हाँ वी हैव नाउ 8 पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया राइट नाउ, ठीक है? एक अभी रिसेंटली बनी है, डिस्कस करते हैं उसके ऊपर भी आगे। यहां तक की चीज समझ में आएगी कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम क्या होता है, वो करती क्या है, ठीक है सर? अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टी? पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्यों है भैया? क्योंकि एक अकेला व्यक्ति जाके लड़ेगा। देखो समझना, यहाँ पर अपना एक मेन कॉमन चीज समझ में आती है कि सर हम लोग अगर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है तो हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी की चाहिए। अगर मुझे मान लो चुनाव में खड़ा होना है तो सर क्या बिना पार्टी के मैं खड़ा नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकते हो। आप एज एन इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव खड़े होंगे और फिर क्या करोगे? अगर आप जीतते हो तो इंडिपेंडेंट आपको अपना जो शेयर है वो किसी पार्टी को देना पड़ेगा, जो भी उधर, चाहे वो कांग्रेस, बीजेपी है, जो भी उस जगह की होगी, उस पार्टी को आपका शेयर देना पड़ेगा, ठीक है? तो उसमें कंसीडर हो जाएगा। अब समझो कि इलेक्शन जब भी होता है तो उसके अंदर हम लोगों ने बोला कि सर हम लोगों को पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे ना हो, हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम खड़ा हो सकते हैं चुनाव में। तो सिर्फ ये यही एक तो रीजन नहीं होता होगा, दूसरे भी पार्ट्स होते होंगे। तो बिल्कुल होते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है ये एक ग्रुप होता है। जब एक ग्रुप होता है, जब इंडिविजुअल लड़ेगा तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, ऐसा इतना सिग्निफिकेंस नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट, जब एक ग्रुप ऑफ पीपल बना के करेंगे तो वो क्या करेंगे? डोमिनेट करेंगे, वो पावर्स अपने हाथ में रखेंगे और वो नई पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को बनाएंगे, क्योंकि वो सभी एक आइडियोलॉजी के साथ बिलीव, मतलब वो एक कॉमन आइडियोलॉजी के साथ वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर यही चीज बताई कि पॉलिटिकल पार्टी हमें इसीलिए जरूरी है ताकि क्या किया जाए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन यहाँ पर वो लोग क्या होंगे, जब साथ में ग्रुप होके लड़ेंगे तो वे कॉमन आइडेंटिटी अपने साथ लेकर चलेंगे और अपनी आइडियोलॉजी से कंट्री की गवर्नमेंट फ्रेम करेंगे, ठीक है? आगे देखते हैं। दे अग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर सोसाइटी विद अ व्यू टू प्रमोट कलेक्टिव गुड, ठीक है? एक होता है सिलेक्टिव गुड, होता है कलेक्टिव गुड। सिलेक्टिव गुड हम लोगों ने पहले ही, जब हम लोगों ने इंटरेस्ट ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करा था तो वहां पर जनरल गुड जिसको बोलते हैं, तो इट इज कलेक्टिव गुड ओनली। अब बात समझना
कि अगर कोई इंडिविजुअल बना, जैसे मान लो मैं अकेला लड़ लेता हूँ चुनाव, ठीक है, मान लो आदेश ने अलग चुनाव लड़ा, ये जीत गया, ठीक है, इसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी है क्या? नहीं, इट इज एन इंडिया, आई एम एन इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव ना, तो मैं मेरे व्यूज पे इन्फ्लुएंस कैसे कर पाऊंगा सरकार को? मैं तो सिर्फ मेरा बात रखूंगा, मैं तो पार्टी में हूं ही नहीं। होगा क्या, जब मेरे जैसी आइडियोलॉजी वाले बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे और वो सब इलेक्शन जीतेंगे, तो हम लोग क्या बनेंगे? एक पॉलिटिकल पार्टी। अब हम क्या कर सकेंगे? हमारे व्यूज को रख सकेंगे। इंडिविजुअल व्यक्ति सिर्फ इंडिविजुअल व्यू रख सकता है, जो सिर्फ किसको बोल सकते हैं यहाँ पर? सिलेक्टिव गुड जिसकी बात करेगा। लेकिन जब सब लोग साथ में आएंगे तो ये लोग किसकी बात करेंगे? कलेक्टिव गुड की बात करेंगे। इसीलिए हमको पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है। और इन पॉलिटिकल पार्टी के कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, ठीक है, कुछ इनकी आइडियोलॉजीज होती है जिसके ऊपर ये वर्क करती है, और उस आइडियोलॉजी के बिहाफ पर ही क्या करती है? ये सोसाइटी में लोगों से वोट अपील करती है, ठीक है, कि अगर हम जीतते हैं तो ये, क्योंकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है जिसके लिए वो वर्कआउट करती है, ठीक है। दस अ पार्टी इज नोन बाय विच पार्ट और स्टैंड्स फॉर, जिसके लिए वो खड़ी होती है। जैसे हम लोग जनरली जब बीजेपी की बात करते हैं तो बीजेपी क्या करते हैं? हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए आती है। जैसे अगर हम लोग शिवसेना की बात करते हैं महाराष्ट्र के अंदर, तो शिवसेना क्या करती है? जनरली मराठी लोगों के वेलबींग के लिए बात करते हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग पार्टीज हैं, कुछ पार्टीज माइनॉरिटी के लिए वर्क करती है, कुछ पार्टी किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के लिए वर्क करती है। तो ऐसे यही बताया कि ये किसी एक सोसाइटी, मतलब उनकी जो आइडियोलॉजी होती है उससे हम लोग उनको जज किया जा सकता है कि यार ये इनका एक्शन होगा या इनके ये एक्शंस होंगे, ठीक है। अब बात समझना, हम लोगों ने जब डिस्कस करा था कि ग्लोबलाइजेशन होता है, तो ग्लोबलाइजेशन में पॉलिटिकल पार्टीज, मतलब कंट्री की गवर्नमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रोल प्ले करती है डिसीजन मेकिंग में। अब समझना, कंट्री की गवर्नमेंट जो बना रहा है वो भी तो कोई पॉलिटिकल पार्टी से बन रहा है ना। तो पॉलिटिकल पार्टी जब गवर्नमेंट बना रहा है तो सोचो वो कितने बड़े बड़े जो देश के इशूज है उनको सॉल्व करने में काम आएगा। तो उसका जो बिलीव होगा, उसकी जो आइडियोलॉजी की, उसे हिसाब से तो क्या करेगी? ये कंट्री के बिलीव्स को रूल करेगी, कंट्री को गवर्न करेगी। तो यहां पर एज अ कलेक्टिवली गुड होने के लिए क्या करना पड़ता है? पॉलिटिकल पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब क्या होता है, जो लोग, मान लो मेरा जैसा एक आइडिया है, मान लो दो धर लेते हैं, बीजेपी और कांग्रेस, तो कुछ आइडियाज कांग्रेस के हैं, कुछ आइडियोलॉजी और कुछ आइडियोलॉजी बिलीव बीजेपी की है, ठीक है। तो जो लोग कांग्रेस के आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते होंगे, जो सपोर्टर्स होंगे, वो हम लोग कांग्रेस ही बोल देते हैं, वो जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं। जो बीजेपी के लोग, बीजेपी वाले लोग बोल देंगे कि ये बीजेपी के सपोर्ट में। इस कारण से एक चीज ऐसी दे सकती है कि सोसाइटी के अंदर एक डिवीजन क्रिएट हो गया कि ये लोग, और जनरली तुम लोग देखते होंगे इन दोनों के बीच में वॉर्स होने लगती है। वॉर मतलब लड़ाई झगड़ा खून खराबा नहीं, लेकिन प्रॉपर डिबेट्स होते हैं इन दोनों, क्योंकि इन दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग, दे बोथ वांट टू बी इन द पावर, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कहीं ना कहीं एक कोई एक को क्रिटिसाइज करता है, कोई दूसरे को क्रिटिसाइज करता है, और अपने व्यूज सरकार लोगों के सामने रखते हैं, ठीक है। अगर ये इंडिविजुअल रखे तो किसी कलेक्टिव गुड नहीं कर पाएंगे ना, ये किसी एक पार्टी, क्योंकि किसी एक मेंबर की बात करेंगे। लेकिन जब ये कलेक्टिव आ गए तो पार्टी के साथ हर एक टॉपिक पे क्या कर सकते हैं? डिस्कस कर सकते हैं, हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी में। सबसे पहले कंपोनेंट की जब बात करते हैं तो उनके लीडर्स, ठीक है। जैसे अगर अभी हम लोग करंट सिनेरियो बात करें तो बीजेपी की गवर्नमेंट है हमारे देश में, ठीक है। तो बीजेपी में क्या करें? बीजेपी के लीडर्स हैं, ठीक है। जैसे हम लोग जेपी नड्डा की बात कर लेते हैं, ठीक है, जो लीडर हैं। अमित शाह जो पहले बीजेपी के पुराने लीडर रहे, ठीक है, ठीक है। अगर हम लोग को देखना रहता है तो अभी नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं, जो इन्होंने चूज करा है कि भाई ही विल बी दी प्रेसिडेंट, ही विल बी दी प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम आवर एंड, ठीक है। तो प्रेसिडेंट को भी, जैसे जो प्रेसिडेंट को नॉमिनेट करता है तो भी अपनी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से एक प्रेसिडेंट नॉमिनेट होता है कि भाई हमारी तरफ से प्रेसिडेंट के लिए ये व्यक्ति खड़ा है। जैसे रामनाथ कोविंद जो है, तो उन्होंने बीजेपी की तरफ से उन्होंने रखा, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होते हैं, अपने अपने मेंबर्स ये लोग पार्टी अलग अलग जगह लाते हैं, फिर इनके बीच में इलेक्शन होते हैं। जो जीतता है उसका तुम प्रेसिडेंट बना देते हो, और जब जिसका बहुमत आता है उसको तुम क्या बना देते हो? प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो एक लीडर होना बहुत जरूरी है। दूसरा, उस पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिव मेंबर्स, ठीक है, वो मेंबर्स जो क्या कर रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टी को चला रहे हैं, तो मेंबर्स उनके। और तीसरे नंबर पे जो उस पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी आइडियोलॉजी पे बिलीव कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो वोट देने वाले हैं। तो थर्ड नंबर पे फॉलोअर्स। तो तीन लोग बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे पहला पार्टी का लीडर या लीडर्स, एक लीडर तो नहीं होगा कि लीडर्स होंगे अलग अलग, क्योंकि स्टेट की भी बात करते हैं हम लोग। तो लीडर्स, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं उनके मेंबर्स, और तीसरे नंबर पे आ जाते हैं उन लोग के फॉलोअर्स। आगे मूव करते हैं।
नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? पॉलिटिकल पार्टीज क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करती है? तो सबसे पहला काम ये क्या करती हैं? इलेक्शन लड़ने का काम करती है, ठीक है। इलेक्शन ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तो इलेक्शन कमीशन कर रहा है। ये क्या करती है? खड़े होते, कंटेस्ट करते हैं इलेक्शन को, ठीक है। अपने कैंडिडेट्स, अब जब चुनाव करना होगा तो क्या करेंगे? अपने कैंडिडेट्स को क्या करेंगे? वहां पर उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से लड़ाएंगे, ठीक है। और जब ये कैंडिडेट्स को वहां पर फॉरवर्ड रखते हैं तो क्या करते हैं? ये अपना एक वचन पत्र, देखना जब तुम पेपर इलेक्शन आते हैं ना नजदीक, तो हर पॉलिटिकल पार्टी को वचन पत्र रिलीज करती है, ठीक है। उसमें क्या होते हैं? उनके प्रोमिसेस होते हैं कि अगर हमारी सरकार हमारी पार्टी सरकार बनाती है तो हम ये टॉपिक्स पे वर्कआउट करेंगे, ये हमारे आइडियोलॉजी। जैसे मान लो जनरल तौर पे हर जो पार्टी होती है वो, क्योंकि हमको हर किसी को पता है कि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, यहाँ पर मेजॉरिटी जो डोमिनेंस है वो किनका है? एग्रीकल्चरल पीजेंट्स या फार्मर्स का है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? ट्राई करती है कि उन्हें कैप्चर कर ले। तो उनकी कहीं ना कहीं बिलीव्स, उनके जो वचन पत्र में था कि हम लोग किसान का कर्ज माफ कर देंगे, या हम लोग किसान को ये फलाना सब्सिडी वाली स्कीम प्रोवाइड कर देंगे। तो उन्होंने क्या करा? कहीं ना कहीं किसी न किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को टारगेट करने के लिए क्या करते हैं? अपनी पॉलिसीज होती हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो लॉन्च करते हैं, जिसको वचन पत्र के अंदर वो शो करते हैं कि भाई हम ये करेंगे। तो उसके बिहाफ पे क्या करते हैं ये लोग? वोटर्स को क्या करते हैं? बनाते हैं, ठीक है। वोटर्स को अट्रैक्ट करते हैं कि देखो ये हमारे बिलीव है, ये हमारी आइडियोलॉजी है, आप हमको चूज करो और हमें आप सरकार में बैठाओ। क्योंकि बिना वोटर्स के कुछ भी नहीं है। बात समझ में? अगर कोई वोट देने ही नहीं गया तो तुम क्या ही कर लोगे, ठीक है। या अगर नोटा हो गया सबसे ज्यादा तो क्या कर लोगे? पार्टी फ्रेम नहीं होने वाली। तो पार्टी सबसे इंपॉर्टेंट कौन हो गया? इनके वोटर्स हो गए, ठीक है। ये क्या करती है? एक डिसिसिव रोल प्ले करती है कंट्री के लॉ बनाने में। क्योंकि देखो समझो कैसे, हम लोग बात करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन कंटेस्ट करा, इलेक्शन में जीती, इलेक्शन में जीतने के बाद क्या करेंगी? वो गवर्नमेंट बनाएगी, ठीक है। गवर्नमेंट जैसी ही बनेगी तो ये क्या करेगी? अब एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी। ये इनका मेन काम क्या होता है? पार्लियामेंट में बैठ के ताली थोड़ी बजाते हैं लोग, लॉ बनाते हैं ना। तो ये क्या करेंगे? वहां पर लॉ बनाएंगे। क्लियर हो गया? तो एक प्रकार से उन्होंने ये बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंट्री के लॉ बनाने में। दूसरे नंबर पे, सर आप तो उनकी बात कर रहे हो जो जीत गए, जो नहीं जीता उसका क्या? तो जो पार्टी हार जाती है वो काय में बैठती है? अपोजिशन में बैठती है। तो अपोजिशन भी तो क्या कर सकता है? अपोज कर सकता है। जो यहाँ पर किसी चीज के बारे में ये लोग, मान लो कोई बिल इनको लॉन्च करना है, किसी लॉ बिल एक लॉ में कैसे कन्वर्ट होगा? वो बिल होगा, पार्लियामेंट से पास होगा, राज्यसभा से पास होगा, प्रेसिडेंट के साइन हो जाएगा, वो लॉ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर कौन बैठा है? इनका अपोजिशन। अगर इन्हें नहीं लगता है कि ये सही है तो अपनी आवाज उठाएंगे उस बिल के अगेंस्ट, ठीक है। और हो सकता है कि वो बिल लॉ नहीं बने, ठीक है। दोनों हाउसेस से पास होना जरूरी है, फिर जाके प्रेसिडेंट साइन करेगा। तो बात ये चीज समझना कि ये एक कंट्री के लॉ मेकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। ये सिंपल सा काम है, गवर्नमेंट को रन और फॉर्म करती है। इंपॉर्टेंट टास्क ही हुई इनका करना क्या है कि दे रन एंड फॉर्म दी गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो पार्टीज लूज करती है इलेक्शन में वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एज एन अपोजिशन का। याद रखना, अगर डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट रोल ही अपोजिशन का है मेरी नजर में। देखो अगर अपोजिशन ही नहीं होगी तो क्या होगा? फिर तो एक प्रकार से डिक्टेटरशिप हो गई ना भाई। जो उन्होंने बनाया, जो पॉलिटिकल पार्टी जीत के आई, उनको जो अच्छा लगा उन्होंने बना दिया। अपोजिशन क्या करता है? उनके एक्शंस पे वॉच रखता है और उन्हें बताता है कि ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, और उसके खिलाफ। हम लोगों ने प्रेशर ग्रुप्स और मूवमेंट्स पढ़ा ना, तो पॉलिटिकल पार्टी भी तो उनको ज्वाइन करती है मूवमेंट्स को। तो सिंपल यही चीज होती है कि फिर अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी, हम अपोजिशन में है, हम लोग विद्रोह शुरू कर देंगे, हम रिवोल्ट शुरू कर देंगे, हम लोग लोगों के साथ जोड़। तो सरकार को कहीं ना कहीं एक दबाव बना रहता है कि वो ऐसे ही कुछ भी चीज नहीं कर सकती। डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप नहीं है कि आप आपके मन से कुछ भी चला लो। तो ये लोग क्या करते हैं? अपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब किसी देश की सरकार को चलाने में। चलाएगी तो गवर्निंग रूलिंग पार्टी, ठीक है। जो जीता है, जो बहुमत आया वही चलाएगा, करना उसकी मन की। लेकिन ये क्या कर सकते हैं? ये उसको अपोज कर सकते हैं, उस आइडियाज के खिलाफ ये जा सकते हैं, ठीक है। जो भी पार्टी इन दी पावर होगी उसके अपोजिशन में। और क्या करते हैं? ये अपनी वॉइस जो होती है, वो अलग अलग अपने व्यूज होते हैं वो उनके सामने रखते हैं, उनको क्रिटिसाइज करते हैं गवर्नमेंट को। और गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी अगर वो फेल हो गई तो बिल्कुल बकायदा फिर तो ये हंगामा शुरू कर देंगे कि देखो हमने तो पहले ही मना करा था, ये नहीं होना। तो ये देखो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, पॉलिटिक्स क्या होता है? ये बताया गलत जाता है। देखो कोई लोग बोलता है कि पॉलिटिक्स बहुत गंदा है। तुम लोगों ने नायक मूवी देखी होगी अनिल कपूर की, तुम लोग नोटिस करना
क्या बोलते हैं, पॉलिटिक्स एक दलदल है, दल। भाई साहब वो कीचड़ के अंदर निकालने के लिए भी आपको बनना तो वहीं पड़ेगा ना। और देखो समझना, जब डेमोक्रेसी की बात करते हैं, बहुत कॉमनली मैं बोलता हूं कि डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इट इज जस्ट अ सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या अपन बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेशन है हमारा। क्या होता है देखो लाइन याद रखना, डेमोक्रेसी इज नथिंग बट इट इज जस्ट सैंपलिंग। क्या होता है, मेरे खून है, मेरे खून में क्या होगा, मेरे अगर ब्लड बॉडी का ब्लड सैंपल निकाला जाएगा तो मेरी बॉडी कैसे परफॉर्म करती है, मेरी बॉडी में क्या क्या कितने काउंट है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सारी चीज पता चल जाएगी। ऐसे ही वहां पर 543 सीट्स होती है, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम 135 करोड़ की जनसंख्या क्या करती है, वोट देती है और इनको इलेक्ट करती है। तो हमने क्या करा, हमारा सिर्फ एक सैंपल वहां भेजा है। तो अगर हम करप्ट हो तो ये करप्ट, अगर हम गलत हो तो ये गलत। तो हम इनको बोल नहीं सकते कि पॉलिटिकल पार्टी गलत है, ये चीज गलत है। आपको चूज करना था तो मेन गलत कौन हुए, आप गलत हुए। तो इसलिए हमें बहुत समझना चाहिए कि हम किसे वोट दे रहे हैं और कैसे गवर्नमेंट को फ्रेम कर रहे हैं। क्योंकि अभी हम लोगों ने इतना पढ़ा कि कंट्री की लॉ बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कि लॉ ही ये बनाती है। क्लियर हुआ। तो अगर हम सही लोगों को चूज करेंगे तो वो सही तरीके से लॉ बनाया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना, ठीक है। दूसरा, पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टी क्या करती है, जब ये अपने बात रखेंगे वहां पर इतने लोगों के बीच में, अपने व्यूज को वहां पर रखेंगे, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा डिबेट्स न्यूज पे चलती रहती है, आम बहस जिसको बोलते हैं हम लोग। तो उसमें क्या होता है, वो लोग अपने आइडियाज रखते हैं। जब बजट आता है, तुम देखते होंगे जब बजट रिलीज करती है सरकार, तो बजट के टाइम पे भी क्या होता है, प्रॉपर जनरल डिस्कशन होता है। उसमें क्या करते हैं, ये अपने आइडियाज रखते हैं कि भाई ये चीज है, इसका ये रीजन है, इस कारण से यहाँ पर आया। पॉइंट समझना कि जब ये चीजें होंगी तो लोगों तक पता चलेगी। मीडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस चीज के अंदर, ठीक है। तो मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलेगा और लोग अब क्या करेंगे, अपने आइडियाज को क्या करेंगे, शेप करेंगे, अपना ओपिनियन बनाएंगे, ठीक है। आगे मूव करते हैं। अगला क्या, पॉलिटिकल पार्टीज प्रोवाइड पीपल एसेस टू द गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब क्या होता है, पॉइंट समझना कि पॉलिटिकल पार्टीज बनी कहां से, लोगों के बीच में से। तो अब अगर ये लोग जो हैं ये क्या करेंगे, इनका जो रिप्रेजेंटेटिव अमंग द पीपल है, नॉर्मल पीपल में से, तो वो अब क्या करेगा, इनकी बात को सरकार तक लेकर जाएगा और सरकार उसको फिर आगे क्या करेगी, गवर्नमेंट कोई स्कीम या कोई डिसीजन लेने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ये हम लोगों ने बात करी कि पॉलिटिकल पार्टी इसीलिए एक कंट्री में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि ये लोग क्या करें, कलेक्टिव गुड पे ध्यान दें। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति करेगा तो शायद वो किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट, जैसे जो छोटे लेवल पे आते हैं, जब ग्राम पंचायत होती है तो वहां पर भले ही शायद कोई इंडिविजुअल अपने एक गांव का वेलफेयर कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब मैं नेशनल लेवल पे जाऊंगा तब मेरे को सिलेक्टिव गुड की जगह कलेक्टिव गुड पे जाना पड़ेगा। तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टी का होना बहुत जरूरी है। नाउ द नेसेसिटी फॉर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। क्या हर कोई पॉलिटिकल पार्टी, तो कुछ तो होगा उसका रिकग्नाइजेशन के लिए। तो देखो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में हम लोगों ने समझा कि क्यों हमको जरूरी है, क्योंकि हम लोगों ने इसके कुछ फंक्शंस देखे, ठीक है। अब मैंने पुरानी स्लाइड के अंदर जो देखा, इसके अलावा भी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, अब बहुत सारे डिफरेंट व्यूज पे, अपने इश्यूज पे क्या करती है, अपने आइडियाज प्रेजेंट करती है, ठीक है। तो उन्होंने बताया दे ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव्स टुगेदर सो दैट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म। ये क्या करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, मैंने जैसे तुमको बताया था, अभी हम लोग पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंट सीट्स हैं भैया, सर 543 सीट्स हैं, ठीक है। तो ये 543 सीट्स पे कौन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ही तो अपने मेंबर्स खड़े करती है ना, और फिर लोग क्या करते हैं, जीतते हैं और सरकार बनाते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऑल टुगेदर मेक अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, दे वर्क एज ए मैकेनिज्म टू सपोर्ट और टू रिस्ट्रेन द गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज, जस्टिफाई और अपोज देम। तो यहां तक कितनी बात समझना कि सिंपल जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि भैया ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये क्या कर रही है, ये वही जितना अच्छा उनका क्या मैकेनिज्म है कि ये इनका पॉलिटिकल पार्टीज पॉलिसीज बनाएंगी, फिर क्या करेंगी, अपने जो व्यूज हैं उनको रखेंगी, और अगर अपोजिशन में बैठेंगी तो अपोज करेंगे, ठीक है। दे फुलफिल द नीड्स एट द एवरी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हैज। मतलब इनको करना क्या रहता है, जितने भी गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो कुछ ना कुछ हर जगह अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं और वो बात सरकार के सामने रखते हैं। आगे मूव करते हैं, हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टी शुड वी हैव। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि हमारे इंडिया के अंदर कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो आज की बात करते हैं तो हमारे इंडिया में 8 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है, जो नेशनल लेवल पे है। बहुत सारी, कुछ 52 आएगा आई गेस,
कुछ पार्टीज ऐसी हैं जो कि स्टेट लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है, और कुछ पार्टी जो है बहुत लोकल लेवल पे पार्ट कर रही है, तो ये शायद रिकॉग्नाइज्ड रहेंगी और दूसरी रिकॉग्नाइज्ड नहीं रहेंगी, ठीक है। अब जरा समझते हैं कि जब बात करते हैं कि यहाँ देखो मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बट हर पॉलिटिकल पार्टी क्या कर सकती है, इलेक्शन इतने बड़े लेवल पे ऑर्गेनाइज नहीं कर पाती। तो सिंपल है कि सर कितनी पॉलिटिकल पार्टी होना जरूरी है एक इफेक्टिव डेमोक्रेसी के लिए। तो 3 प्रकार का पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम देखने को हमको कॉमनली मिलता है। एक को बोलते हैं वन पार्टी सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम, दूसरे को बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम यानी जहां पर सिर्फ एक ही गवर्नमेंट, मतलब एक ही पार्टी होगी और वो गवर्नमेंट फ्रेम करेगी। जनरली चाइना, तुमको एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, चाइना में वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम देखने को मिलता है। वहां पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, सिर्फ वही क्या करती है, इलेक्शन को कॉन्टेस्ट करती है और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है और जीतती भी है, ठीक है। हाँ ऐसा है, वहां पर छोटी मोटी दूसरी दल है, नॉर्मल पार्टीज हैं, लेकिन वो कभी भी सरकार बना नहीं सकते। तो ये तो डेमोक्रेसी एक प्रकार से कुछ काम की ही नहीं रही, ठीक है। तुम नॉर्थ कोरिया में चले जाओ तो वहां क्या है, ये है ही, जहां पर तुमको क्या मिल रहा है कि एक ही व्यक्ति पार्टी चला रहा है, तो एक प्रकार से वो पार्टी रही ही नहीं ना, डेमोक्रेसी वहां हट गई। दूसरे नंबर पे टू पार्टी सिस्टम, एटलीस्ट एक अच्छी डेमोक्रेसी के लिए 2 पार्टीज होना बहुत जरूरी है, जिसको हम लोग बोलते हैं टू पार्टी सिस्टम। टू पार्टी में 2 पार्टीज रहेंगी, कभी एक अपोजिशन में तो कभी एक, क्या बोलते हैं, अगर एक अपोजिशन में तो एक रूलिंग, कोई दूसरी रूलिंग है तो कोई दूसरी अपोजिशन, तो ये एक दूसरे कहीं ना कहीं अपोजिशन तो रहेगा ना, वो जो सरकार गलत कर रही है उसके अगेंस्ट जा तो सके ना, सरकार है, भगवान थोड़ी है। तो एक आ गया टू पार्टी सिस्टम। और तीसरे नंबर पे आ जाता है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी जैसे हमारे इंडिया के अंदर है कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे यूके यूएस, यहाँ पर टू पार्टी सिस्टम है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं क्या मल्टी पार्टी सिस्टम की, तो यहाँ पर कहते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, सब चुनाव लड़ती है और क्या करती है, सरकार में फ्रेम करती है। इसी को तो फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, कि हो सकता है सेंटर के अंदर कोई अलग पॉलिटिकल पार्टी हो और स्टेट के अंदर कोई अलग पार्टी हो। तो ये क्या होता है, और हर स्टेट के अंदर अलग अलग पार्टियां हो सकती है। तो यही किस सिस्टम में बोलते हैं, हमारे इंडिया में इसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है। चलो आगे मूव करते हैं। वन पार्टी सिस्टम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, सो लेट्स हाईलाइट ओनली द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, कि जहां पर सिर्फ एक पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए अलाउड होती है और सरकार को चलाने के लिए, इसको तुम लोग बोलते हो वन पार्टी सिस्टम। दिस सिस्टम इज नॉट कंसिडर्ड गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है। एग्जाम्पल चाइना का हम लोग ने समझा। दूसरे नंबर पे टू पार्टी सिस्टम और बाय पार्टी सिस्टम, ठीक है, बाय यानी 2। तो यहाँ पर क्या होती है, जो पावर होती है वो यूजुअली क्या होती है, शेयर इन दिस इज, एक के पास दूसरे के पास जा सकती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 पार्टीज है, जो 2 मेन पार्टीज होती है। यहाँ पर भी बहुत सपोर्टिव पॉलिटी, वन पार्टी में भी बहुत सारी छोटी निब्बी पार्टियां होती है, लेकिन वो क्या होती है, मेन पार्टी एक ही हो सकती है और वही इलेक्शन में सब कुछ करेगी। यहाँ पर भी निब्बी पार्टियां बहुत सारी होंगी, लेकिन मेन पार्टी सिर्फ 2 होंगी जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी, जीतेंगी, हारेंगी, अपोजिशन और रूलिंग। सच पार्टी सिस्टम इज नोन एज टू पार्टी सिस्टम। एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। ब्रिटेन के अंदर भी हम लोग को ये चीज देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम जिसकी हम लोग बात करते हैं, यूके। लेट्स मूव अहेड। मल्टी पार्टी सिस्टम जो हम लोग को इंडिया में देखने को मिलता है, यहाँ पर बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, बीएसपी भी है, एनसीपी भी है, जमाने भर की, मतलब 8 तो रिकॉग्नाइज नेशनल है, बाकी बहुत सारी है। तो इट्स व्हाट कि यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर होती है। If several parties compete for the power and more than one parties have a reasonable chance of coming in the power is known as system of multi-party system. अब सर एक बात बताओ कि अगर मेरे को एक चीज समझ में आ गई, वन पार्टी यानी सिंगल पार्टी रूल होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वन पार्टी रूल वाला। टू पार्टी रूल होता है तो भी एक अपोजिशन एक फेवर में होगा, चलो वो भी खत्म हुआ। लेकिन जब बहुत सारी पार्टी है, मल्टीपल पार्टी है, तो कौन फेवर में, कभी कौन अपोजिशन में, तो यहां पर किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा? तो यहां पर किस तरीके से डिसाइड किया जाता है, या तो यहां पर देखो, या तो यहां पर कोई एक पार्टी होगी जो जीत के लेकर आएगी अपनी सारी सीट, मेजोरिटी में जो होगी वो अपनी क्या बना देगी, गवर्नमेंट बना देगी, ठीक है। अगर मान लो बहुत सारी पार्टीज, हम तो आप बोल रहे हो सर 8 पार्टीज, अपन 8 लेकर चलते हैं, तो सर अगर 8 पार्टी तो 8 चुनाव लड़ेगी, 8 में से मान लो सर 100 सीट ये लेकर आ गई, 80 सीट ये लेकर आ गई, 30 सीट ये लेकर आ गई, 20 सीट ये लेकर आ गई, तो ऐसे तो अलग अलग, तो फिर इसमें सरकार किसकी बनेगी? क्या सर मेजोरिटी जिसकी आई वो बनाएगा? नहीं। तो यहां पर भी रूल्स होते हैं। अब क्या होगा, यहां पर हम लोगों को बोला है कि एटलीस्ट हाफ, मोर देन हाफ,
अगर आपकी, मैं एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, चाहे सेंटर में अलग होता है स्टेट में अलग होता है, तो स्टेट या सेंटर तो मोर देन हाफ, जितनी भी, जैसे हमारे यहाँ 543 है, तो मोर देन इसका आधा अगर वहां पर होती है, कोई अकेली पार्टी लेकर आती है, तो वो अपनी गवर्नमेंट बना लेगी। लेकिन इनकेस ऐसा नहीं होता है तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, अलायंसेस बना लेती हैं, और फिर वो अलायंस करके क्या करती हैं, सरकार बनाती है कि देखो भैया अब हम लोगों ने जोड़ के जिसकी आपकी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा बना दी है, अब हम क्या करेंगे, सरकार बनाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, जब अलायंसेस बनते हैं। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में अलायंस देखने को कॉमनली मिलता है, क्योंकि 1 पार्टी में नहीं देखने को मिलेगा, 2 पार्टी में देखने को नहीं मिलेगा, और 3 पार्टी में ही देखने को मिलेगा। ठीक है, एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज टू रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन। सिंपल सी बात है, चाहे कहीं पे भी ऑपरेट कर रहे हो, आपको इलेक्शन कमीशन में तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप को रजिस्टर करना ही पड़ेगा। ये क्या करता है, कुछ स्पेशल फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो नेशनल पार्टीज होती है। ठीक है, जो एस्टेब्लिश्ड पार्टीज होंगी, हर पार्टी कहीं, भाई अगर आप रजिस्टर्ड होंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे अगर बीजेपी, इसका फूल कमल का निशान है, तो कोई भी अब दूसरी पार्टी या इंडिपेंडेंट लीडर भी, मतलब कोई इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव भी इस कमल के फूल के साथ चुनाव नहीं लड़ सकता। तो इनको इस तरीके से क्या मिलते हैं, कुछ ना कुछ स्पेशल राइट्स मिलते हैं, फैसिलिटीज मिलती है। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है, एक प्रॉपर क्राइटेरिया बना के रखा है कि क्या डिटेल्ड क्राइटेरिया होगा कि किस तरीके से, किस प्रपोर्शन में वोटर्स रहेंगे, किस तरीके से वोट दिए जाएंगे, किस तरीके से इलेक्शन होगा, किस तरीके से सीट डिवाइड होंगी, कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने लोग, इतने, ये इतना डिस्टेंस होगा या इतना ज्योग्राफिकल एरिया होगा जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, इतने पर्टिकुलर लोग होंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएंगे। तो ये क्या कर रहा है, इनको ये पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करना होता है, जो इलेक्शन कमीशन का काम। मैं इलेक्शन कमीशन का काम बता रहा हूं, पार्टीज में डिस्कस करके इलेक्शन कमीशन क्या क्या करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करते हैं कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी को रजिस्टर करते हैं, जैसे ही रजिस्टर होंगे तो रिकॉग्नाइज होंगे। तो सिंपल सी बात है, ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है। ठीक है, लेट्स मूव अहेड नाउ द स्टेट पार्टी। स्टेट पार्टी क्या होती है, जो ऑब्वियस सी बात है, किसी स्टेट के अंदर आप अगर पार्टी है तो आप उसको क्या बोल दोगे, स्टेट पार्टी। अब इसका भी एक क्राइटेरिया होता है, ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टेट के अंदर मैं अकेला खड़ा होकर मैंने पार्टी बना दी। अगर स्टेट की जो स्टेट असेंबली होती है, उस असेंबली में एटलीस्ट मेरे पास कितने परसेंट सीट होना चाहिए, 6% टोटल वोट जो है वो मेरे इसमें होना चाहिए। ठीक है, और 2 एटलीस्ट, जैसे देखो यहां पर लिखा है कि अ पार्टी दैट सिक्योर्स एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स। मतलब पहली चीज तो जितने भी वोट पड़े होंगे पूरी स्टेट में, उस पूरे स्टेट का 6% वोट मेरी पर्टिकुलर पार्टी, मेरी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पे मिनिमम 2 सीट्स तो उसको उस पार्टी की उस असेंबली में जीतना ही पड़ेगी। यानी अगर मान लो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर 1000 लोग वोट करते हैं, है ना, तो इस 1000 वोट के 2% कितने होंगे सर, 20 लोग। तो मेरी पार्टी को कितने वोट मिलने चाहिए, मिनिमम 20 वोट्स तो मिलने ही चाहिए। प्लस ये 20 वोट के तहत मैं इसके अंदर मिनिमम कितनी मेरे को सीट्स बनानी है, 2 सीट्स तो मेरा होना ही चाहिए। अगर सर मेरे को 20 लोगों ने वोट तो करा लेकिन मैं 2 सीट्स नहीं जीत पाया तो मैं नेशनल पार्टी नहीं बनूंगा, क्योंकि मेरे को दोनों चीज यहां पर देखो ना, अ पार्टी सिक्योर्स दैट एटलीस्ट 6% ऑफ द टोटल इन एन इलेक्शन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट एंड विंस एटलीस्ट 2 सीट्स, एंड अगर जीत ली तो उसको आप स्टेट पार्टी को रिकॉग्नाइज कर दोगे। अब सर जैसा स्टेट पार्टी ऐसे नेशनल पार्टी के लिए भी कुछ होता होगा, आप बोल रहे हो कि 8 नेशनल पार्टी है हमारे देश के अंदर, तो उनका क्या सिस्टम होता है, तो उनका भी ऐसे ही कुछ सिस्टम होता है, बट वो किस बेहाफ पे बात करेंगे, वो कंट्री लेवल पे बात करेंगे। तो देखो, जो पार्टी जिसने 6% ऑफ टोटल वोट्स कंट्रीब्यूट करा है पूरे इलेक्शन के अंदर, असेंबली इलेक्शन जो होते हैं उनमें, और मिनिमम कितनी सीट्स चाहिए उनको, 4 सीट्स चाहिए, तो उसको तुम क्या बोल दोगे, एक नेशनल पार्टी। ठीक है, तो यहां पर उसको रिकॉग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी। आगे बात करते हैं, या तो एक चीज और, यहां पर देखो 4 सीट्स यहां पर लिखा है, विन एटलीस्ट 4 सीट्स, मैंने स्टेट्स पढ़ दिया है, तो 4 सीट्स अगर मिली और 6% वोट कंट्रीब्यूशन हुआ तो वो। और दूसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी 4 स्टेट्स के अंदर अपनी रिकॉग्नाइज हो जाती है, मतलब कोई 4 स्टेट के अंदर वो स्टेट पार्टी मान ली जाती है, तो वो डायरेक्टली क्या बन जाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी। ठीक है, तो अभी साथ साथ के फोटो दिख रहे थे, 8वीं में बोला था कि 8 नेशनल पार्टी है, तो इट्स योर वर्क कि अब तुम मुझे ये होमवर्क में करके बताओगे कि 8वीं नेशनल पार्टी जो है
वो रिसेंटली बनी तो वो कब बनी और वो कहाँ की बनी, ठीक है, दैट्स इट। मेजर नेशनल पार्टीज इन इंडिया, इसके पहले वाले जब इसका पहले वाला पार्ट था उसमें मैं तुमको एक होमवर्क दिया था कि कौन सी न्यू पार्टी, नेशनल पार्टी जो है वो बन के आई है, तो दैट इज सिंपल नेशनल्स पीपल पार्टी, जो कि ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे इंडिया की वहां से बनकर आई है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैंने बताया था कि 8 मेजर नेशनलिस्ट पार्टीज इंडिया के अंदर है, दैट इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको हम प्यार से कांग्रेस भी बोलते हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी, एंड न्यू पार्टी दिस इज नेशनल पीपल्स पार्टी, ठीक है। इन सारी पार्टी मतलब इन 8 पार्टियों के बारे में थोड़ा सा हम लोग ब्रीफ के अंदर एक बार डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद कुछ स्टेट पार्टीज भी होंगी, उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसमें तुमको पता चलेगा सारी चीजें, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब देखो ये जो पार्टी है तुमको कांग्रेस नाम से समझ में आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है सर ये कांग्रेस से ही स्प्लिट होकर बनी है, ठीक है। ये कब बनी थी? 1 जनवरी 1998 में। इसकी लीडर कौन है? इन द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी आज भी, ठीक है, क्या है, चीफ मिनिस्टर है। तो तुम लोग को बताना है कहाँ के चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। स्टार्ट करते हैं। अब जो ये ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, ये नेशनल पार्टी कब रिकॉग्नाइज हुई? 2016 के अंदर। पार्टी बन तो लॉन्च तो 98 में ही हो गई थी, लेकिन एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज 2016 के अंदर हुई। इस पार्टी का जो सिंबल है दैट इज फ्लावर्स एंड ग्रास। ये देखो फ्लावर्स एंड ग्रास ये तुमको देखने को मिल रहा है। ये पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है? तो इट इज कमिटेड टू सेक्युलरिज्म एंड फेडरलिज्म। ये दो मेन चीजों पे इनके आइडिया है। ये देखो यहाँ लिखा ही है, हैज बीन इन पावर इन वेस्ट बंगाल सिंस 2011, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये पार्टी है और ये वहीं की सीएम है, ठीक है। अभी बहुत सारे तुमने इश्यूज सुने होंगे कि अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जो ये हमारे डेमोक्रेसी में हमको देखने को मिलता है कि जो लीडर्स होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं लीडरशिप स्प्लिट होकर उन्होंने नई पार्टी बनाई। तो ऐसे ही क्या होता है, लीडर स्प्लिट होकर किसी दूसरी पार्टी में भी चले जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। तो इट इज लाइक हाँ, फिर भी 2011 के बाद ये अभी भी पार्टी हमारे कायम में है, किसमें? मेजॉरिटी में है, और सीएम यहाँ पर ममता बनर्जी उनकी हैं। और इसके अलावा भी पार्टी के कुछ और प्रेजेंस भी हैं आसपास की जो स्टेट्स हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में है, मणिपुर में है, त्रिपुरा में है। तो जो आसपास की स्टेट्स हैं वहाँ पर इनका ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का प्रेजेंस है, ठीक है। जनरल इलेक्शन जब 2014 में हेल्ड हुए थे उसके अंदर 3.84 वोट इनको मिले थे और इन्होंने 34 सीट्स यहाँ पर लेकर आए थे, ठीक है। तो इनकी इतनी सीट्स हुई थी और 4th लार्जेस्ट पार्टी बनी थी लोकसभा की। कब? जब हम बात करें 2014 इलेक्शन। 2014 इलेक्शन के बाद 2019 इलेक्शंस भी हुए। 2019 इलेक्शंस के अंदर भी इनका कुछ स्टैटिस्टिक चेंज हुआ है। तो वो जो स्टैटिस्टिक चेंज हुआ है वो तुम लोगों का वर्क है कि सर वो क्या स्टैटिस्टिक्स है। इस बहाने तुम क्या करोगे, जो बुक का लिखा है वो हम लोगों ने पढ़ लिया और जो करंट स्टैटिस्टिक्स है वो तुम लोग रिसर्च करोगे तो तुमको भी इस चीज़ के बारे में नॉलेज होती जाएगी। आगे मूव करते हैं। बहुजन समाज पार्टी विच इज कॉमनली नोन एज बीएसपी, ठीक है। जनरली जो बीएसपी है, ये जो पार्टी तुमको नाम से समझ में आ रहा होगा कि बहुजन समाज मतलब समाज की बात ऊपर ये क्या होगी, इसकी जो आइडियोलॉजी होगी। तो कौन से समाज? जो पावर ऑफ बहुजन समाज के ऊपर इनका आइडियाज होंगे। चलो पहले समझ लेते हैं कब बनी। ये 1984 में बनी, द लीडरशिप ऑफ काशीराम, ठीक है। जो काशीराम जी हैं उनकी बिहाफ पे उन्होंने इसको क्या करा, उनकी लीडरशिप में ये पार्टी बनी। और क्या मोटिव था? जैसे मैंने बताया कि जो बहुजन समाज है जिसमें कौन कौन से आते हैं, तो बहुजन समाज में जैसे दलित्स आते हैं, आदिवासीज आते हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस आती है, और जो भी रिलीजन जो माइनॉरिटीज में आती हैं वो बहुजन समाज में आते हैं। और इनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इनको रिजर्व करने के लिए, इनको पावर में लाने के लिए कौन सी पार्टी बनी? बीएसपी बनी, ठीक है। ये जनरली क्या करती है? वेलफेयर ऑफ दलित्स और जो भी ऑप्रेस्ड पीपल होते हैं उनके वेलफेयर के लिए पार्टी बनी है। जहां पर भी यही बताया गया, इस पॉइंट के अंदर भी इसी चीज को हम लोगों ने हाईलाइट किया है। कहां पर जो बीएसपी है वो मेजर तुमको यूपी के अंदर देखने को मिलेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर ये पार्टी देखने को मिलती है। तो जैसे मैंने बताया मेन बेस यहाँ का है उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है, और उसके आसपास जो छोटा मोटा प्रेजेंस इनको देखने को मिलता है, जो नेबरिंग स्टेट से, जैसे यूपी के पास तुमको मध्य प्रदेश लगा हुआ मिल जाता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ लगा हुआ मिल जाता है, उत्तराखंड लगा हुआ मिल जाएगा, दिल्ली, पंजाब। तो इन रीजन के अंदर क्या होता है, इनका एक मेजर डोमिनेंस नहीं है, लेकिन हाँ इनका प्रेजेंस वहां पर भी है। उन्होंने यूपी के अंदर बहुत टाइम, सेवरल टाइम्स अपनी गवर्नमेंट क्या बनाई है, वहां पर डिफरेंट पार्टी के साथ कोलिएशन बना के डिफरेंट टाइम्स पे किसने, बीएसपी ने अपनी सरकार बनाई है। इसका जो सिंबल है वो एक हाथी का है, ठीक है ना, एलिफेंट।
तो एक हाथी का सिंबल है बहुजन समाज पार्टी, सिंपल चीज। तो द नेक्स्ट पार्टी इज भारतीय जनता पार्टी, कॉमनली नोन एज बीजेपी, जो अभी मेजोरिटी के अंदर है। इन्हीं की गवर्नमेंट हमको 2014 में भी देखने को मिली और 2019 में भी हमको मेजोरिटी में लोकसभा की गवर्नमेंट इनको देखने को मिली। प्लस बहुत सारी जो स्टेट्स है वहां पर भी जो मेजर पार्टी है वो भी बीजेपी ही है, या फिर बीजेपी में कहीं ना कहीं जो स्टेट पार्टीज के साथ कोलिएशन के अंदर बना के जो उनका एनडीए ग्रुप है वहां पर देखने को मिलती है। तो इट्स लाइक बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी उभर के आई अभी रिसेंट ईयर्स के अंदर, ठीक है। उसके पहले ये एक नॉर्मल पार्टी हुआ करती थी, जो कब फाउंड हुई, 1980 के अंदर फॉर्म हुई। किसकी लीडरशिप के अंदर, बाय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अंदर। और सुनो ये बात समझना कि 1951 के अंदर एक दूसरी पार्टी बनी थी, ठीक है, जो भारतीय जनता दल, आई गेस भारतीय जनता दल के नाम से थी, जनता पार्टी जिसे बोला, शायद बात 70 के आसपास से जनता दल में भी मर्ज हुई, तो एक पार्टी बनी थी, उसमें ये मर्ज हुई। और उन्होंने उनकी क्या आइडियोलॉजी थी, इनकी बेसिक आइडियोलॉजी ये थी कि ये इंडिया को एक ऐसा स्टेट, मतलब एक ऐसी कंट्री बनाना चाहते हैं जहां पर क्या हो, वेलफेयर हो, वैल्यूज हो, और जनरली हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को लोग बिलीव करते थे, ठीक है। इनका ये भी मानना है कि जो क्या बोलते हैं, जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर वाला रीजन है वो भी हम लोगों के पास रहे, ठीक है। तो कुछ इस आइडियोलॉजी से बीजेपी रूल करती है, उनका व्यू रहता है। हम लोग को मेन चीज ये याद रखना है कि 1980 के अंदर हुई, एक बार ये प्लीज चेक कर लेना ये कौन सा ईयर में, यहाँ पर एक पार्टी जरूर बनी थी, और जनता दल के अंदर शायद 70 के आसपास से कभी मर्ज हुई, 70-77 के उस फेज के अंदर, तो उसको एक बार देख लेना, ठीक है। हमको इस स्टैटिस्टिक का बहुत रिक्वायरमेंट है। फिर आगे बात करते हैं किसकी वैल्यूज किसकी बेस पे थी, तो जो एंशिएंट कल्चर है इंडिया का, जो मेन कल्चर है, इसलिए तुमने देखा होगा कि जब भी मोदी जी वगैरह के तुमको फोटोग्राफ देखें तो काशी के अंदर उनको फोटोग्राफ देखने को मिलते हैं, ठीक है, महाकालेश्वर के अंदर उनके फोटोग्राफ देखने को मिलते हैं। तो जो हिंदुत्व का जो उनका विजन है, ठीक है, सीएम योगी जो आदित्यनाथ है उनके बारे में तुमको देखने को, तो इनका जो मेजर है कि जो इंडियन हेरिटेज है, जो इंडियन कल्चर है, उसको प्रमोट करने की बात करी इन्होंने। और किसके आइडिया पे, ऑन द आइडिया ऑफ दीनदयाल उपाध्याय जो है, उनके इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदय जो बिलीव है उनका, उसके ऊपर इन्होंने आइडिया जो अपनी पार्टी बनाई, इसी मोटिव से ये आगे कंटिन्यू करते हैं। कल्चरल नेशनलिज्म और हिंदुत्व जिसके बारे में हम लोग बात करें, जिनका इंपॉर्टेंट एलिमेंट है ये मेजर, ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुइज्म दूसरी जो रिलीजन है उनको डोमिनेट करते, नहीं, ये लोग किसकी बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, बट हाँ प्राइम डोमिनेशन हम लोग बोल सकते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी इनके पास है। अर्लियर लिमिटेड टू द नॉर्थ एंड वेस्ट और अर्बन एरियाज, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज में या नॉर्थ और वेस्ट के अंदर ही, उनके अर्बन एरियाज के अंदर ही ये पार्टी रेस्ट्रिक्टेड थी। लेकिन कुछ रीसेंट एरियाज में हमको देखने को मिला कि साउथ और ईस्ट में भी, नॉर्थ ईस्ट में भी, हर जगह, मतलब पूरी, मैं जैसे बताया कि पूरे इंडिया के अंदर, अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो पूरे इंडिया के अंदर इनको सपोर्ट मिलते गए, ठीक है, मैप पे मत जाना, बट हाँ हर जगह से इनको क्या बोला, पहले सिर्फ कुछ इसी एरिया के अंदर बिलीव करते थे, लेकिन अब इनको ये पूरा एरिया, ये एरिया, हर एरिया के अंदर उनको क्या मिलने लगा, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलने लगा, ठीक है। तो पहले ये लोग सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड थे कहाँ पर, अर्बन एरियाज के अंदर, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं। अब कहाँ पर आ गया, रूरल एरियाज के अंदर, मतलब पंचायत लेवल पे भी अब क्या होने लगा है, मतलब नॉर्मल लोकल लेवल से भी क्या मिल रहा है, इनको सपोर्ट मिल रहा है। तो इसीलिए ये 2019 देखो, उन्होंने क्या बताया, इमर्ज एज लार्जेस्ट पार्टी, उन्होंने 282 मेंबर्स 2014 के इलेक्शंस के अंदर, 2019 के अंदर भी 300+ सीट्स मिली। तो एज ए लार्जेस्ट पार्टी, इंडिविजुअल पार्टी बनके कौन सी पार्टी आई, भारतीय जनता पार्टी। अभी के जो लीडर है ही इज जेपी नड्डा, और इनकी लीडरशिप के अंदर नरेंद्र मोदी जी जो हैं, नरेंद्र मोदी जी इनको हम लोग बोलते हैं, तो वो एज अ प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री को रूल कर रहे हैं। आगे मूव करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो इंडिया है वो जो मार्क्स है, कार्ल मार्क्स और लेनिन, इनके आइडिया के ऊपर, जो इनका सेक्युलरिज्म का आइडिया है, डेमोक्रेसी का आइडिया है, उसके आइडिया पे जो है ये पार्टी बनी, ठीक है, जो कम्युनिज्म की बात करती हैं। और यहाँ पर उन्होंने बात करा कि डेमोक्रेसी जिस तरीके से, लाइक किसकी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, कंट्री की डेमोक्रेसी, और इसके अंदर मेनली वर्किंग क्लास, फार्मर्स और जो पुअर है उस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के ऊपर इनका बिलीफ है, ठीक है। ये कहाँ किस जगह पे इनका डोमिनेंस देखने को मिलता है, तो ये किस जगह पे इनकी प्रेजेंस है, केरला में, वेस्ट बंगाल के अंदर, पंजाब में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, ये कुछ स्टेट्स हैं जहां पर किसका, जो सीपीआई पार्टी है उसका डोमिनेंस देखने को मिला। ये जो सीपीआई पार्टी है, इनिशियल पार्टी में अच्छा खासा इनका डोमिनेंस रहा, लेकिन रिसेंटली इनका जो क्या बोलते हैं फैन बेस है बहुत कम हो गया, तो 1% से भी कम वोट्स इनको मिले और लोकसभा में सिर्फ एक ही सीट मिली। लेकिन इससे जो
स्प्लिट होकर दूसरी पार्टी बनी जिसको सीपीआई मार्क्सिस्ट बोला गया, ये इसमें से स्प्लिट हो गई थी और इसने थोड़ा सा मार्केट बेस अपना करा। ये 1964 के अंदर बनी थी। इन्होंने मार्क्स और लेनिन सेम टू सेम आइडियोलॉजी थी, बट कुछ इंटरनल डिस्प्यूट के कारण ये अलग हुई। ठीक है, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इन्हीं चीजों के, इंपीरियलिज्म को ये अगेंस्ट में आते थे। ठीक है, तो इस चीज के अपोज करके इन्होंने क्या करा, पार्टी बनाई और यहाँ पर क्या करा, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस को बनाया। और इनके भी वही है जो सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, मतलब जो लोअर सेगमेंट ऑफ पीपल होते हैं, पुअर पीपल, फार्मर्स, इन्हीं के ऊपर इन्होंने भी अपनी आइडियोलॉजी रखी। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इनको कहां पर मिलता है, वेस्ट बंगाल में, केरला में और त्रिपुरा के अंदर। ठीक है, तो इन जगह पर इनको इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है। ये पार्टी वेस्ट बंगाल के अंदर 34 साल तक, अभी तो कौन सी पार्टी हम लोगों ने पढ़ी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी पड़ी थी। ठीक है, लेकिन लाइक 34 ईयर्स तक विदाउट ब्रेक ये पार्टी वेस्ट बंगाल के अंदर लीडरशिप, मतलब पार्टी रही। और लोकसभा सीट के अंदर इन्होंने कितने 3% वोट्स इनको मिले और लाइक 9 सीट्स इनको मिली। ठीक है, तो जब से तृणमूल कांग्रेस का वहां पर फैन बेस बड़ा, सपोर्ट बड़ा, तो इसका डोमिनेंस थोड़ा कम हुआ, लेकिन स्टिल इट इज अ नेशनल पार्टी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्टी विच इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग प्यार से कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। दिस इज दी वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज इन इंडिया, लाइक वर्ल्ड की भी, इंडिया के अंदर तो है, वर्ल्ड की ओल्डेस्ट पार्टी के अंदर ये आती है। ये 1885 में बनी और उसके बाद बहुत सारे स्प्लिट्स देखने को हम लोग को मिलते गए। ठीक है, जिसके अंदर स्टार्टिंग की, जब इनकी इनिशियल लीडरशिप, तो जब जवाहरलाल नेहरू, जब हम लोग देश आज़ाद होता है उसके बाद, उस टाइम की बात करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप के अंदर हमारा, इनका जो विजन था कि हमारा देश एक मॉडर्न देश होना चाहिए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू के विजन के अंदर स्टार्टिंग के अंदर कंट्री बहुत अच्छी, जो पार्टी बहुत अच्छी ग्रो हुई। फिर इंदिरा गांधी का विजन आया तो उन्होंने कंट्री को बहुत अच्छे से ग्रो करा। राजीव गांधी का फेज आया तब भी पार्टी अच्छे ग्रो हुई, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, इसका फैन बेस मार्केट के अंदर कम होने लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, हाँ बहुत सारी जो हम इंडिया की मेजर पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी कांग्रेस ही देखते हैं, तो इट्स लाइक अभी भी बहुत सारी स्टेट्स के अंदर इनका प्रॉपर डोमिनेंस है। ठीक है, क्या बना था, मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया, ये इनकी आइडियोलॉजी थी। ठीक है, ये रूलिंग पार्टी रही टिल 1977, उनके बाद 1980 से 89। ठीक है, 89 में इसका सपोर्ट क्या हो गया, डिक्लाइन होने गया और धीरे 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 क्या होना कि जो मेजर सेंटर के अंदर इनका जो पावर हुआ तो वो कम हुआ, लेकिन बाद में ठीक है, फिर बाद में भी इन्होंने 2014 के पहले भी अपनी सरकार बनाई, तो धीरे 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 क्या हुआ, इनका पहले जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है वो डिक्लाइन होने लगा। द पार्टीज मेन आइडिया इज टू, क्या किस चीज के ऊपर ये बिलीव करते हैं, तो ये भी सेक्युलरिज्म, वेलफेयर की बात करते हैं, किसके, जो माइनॉरिटी लोग हैं, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, उनके बारे में लोग बात करते हैं। तो दिस इज व्हाट दी कांग्रेस पार्टी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। नेक्स्ट पार्ट इज नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। ये कैसे ब्रेक हुई, ये भी पार्टी किसने ब्रेक हुई, ये कांग्रेस से ही ब्रेक हुई। क्या हुआ था, देखो कब फ्रेम हुई, 99 में, हाँ देखो 99 में पार्टी बनी। जब फेज था 98-99 का, उस टाइम पे क्या हुआ कि पार्टी के अंदर जो लीडरशिप थी वो सोनिया गांधी के हाथ में चली गई। अब सोनिया गांधी के हाथ में चली गई तो पार्टी के अंदर बहुत सारे लीडर्स थे, उन्होंने बोला कि यार मार्केट में लीडर्स की कमी हो गई, कि हमारी पार्टी में इतने समय से जो इनिशियल से लीडर्स हैं उनको बनाना चाहिए। वो एक्सेप्ट नहीं करे कि कोई बाहर की, जैसे क्योंकि सोनिया गांधी फ्रॉम इटली ना, तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा कि यार कोई इटली की लेडी आके हमको रूल करे। तो उन्होंने क्या करा, एक नई पार्टी है शरद पवार की लीडरशिप के अंदर एक नई पार्टी बना दी, जिसका नाम क्या रखा, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इन्होंने ऑब्वियसली बात है कांग्रेस के साथ अलायंस बनाई, लेकिन पार्टी अपनी अलग से रखी। ठीक है, तो ये स्प्लिट हुई कांग्रेस पार्टी से। सपोर्ट इन्होंने डेमोक्रेसी, गांधीइज्म, मतलब जो कांग्रेस की इनिशियल विचारधारा थी उसी पर करा, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा कि यार ये चीजें होना चाहिए। तो उन्होंने डेमोक्रेसी, गांधीयन, सेक्युलरिज्म, इक्विटी, सोशल जस्टिस, ठीक है, फेडरलिज्म, इनके बारे में ही क्या करा, वर्कआउट करा। ये सबसे मेजर पार्टी, याद रखना, महाराष्ट्र के अंदर आज भी जो सरकार अलायंस की बनी है, तो वहां पर कांग्रेस के साथ एनसीपी ही है। ठीक है, तो कांग्रेस, एनसीपी और जो शिवसेना है, ये 3 पार्टीज ने वहां पर भी अलायंस करके पार्टी रही। तो मेजर इनिशियल पार्टी सिग्निफिकेंस प्रेजेंट इनका जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट महाराष्ट्र के अंदर है, और इसके अलावा भी इनकी मेघालय, मणिपुर, असम, यहाँ पर भी प्रेजेंस एनसीपी का देखने को मिलता है। ठीक है, कोलिएशन पार्टनर जिसने बताया था कि महाराष्ट्र के अंदर ये कोलियंस बनाती है, और जो कोलिएशन गवर्नमेंट बनती है उसको, जो कांग्रेस जिसका कोलिएशन बनाता है, तो उसको बोला जाता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तुमको देखने को मिलता होगा अधिकतर यूपीए की गवर्नमेंट है, तो इट इज यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपी। इसका जो की लीडर कौन है, वो है कांग्रेस है। तो कांग्रेस की लीडरशिप में जो अलायंस बनती है दैट इज यूपीए। अब तुमको वर्क ये करना है कि तुमको बताना है कि बीजेपी की लीडरशिप के अंदर कौन बनती है, और वो जो बनती है उसका क्या पूरा नाम है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन सी मेजर पार्टीज इन्वॉल्व्ड है। ठीक है,
आगे मूव करते हैं। नाउ द न्यूएस्ट लेटेस्ट पार्टी जिसको हम लोग बोल सकते हैं दैट इज नेशनल पीपल्स पार्टी। मैंने जैसा बताया था कि ईस्टर्न मोस्ट स्टेट्स जो है इंडिया की, वहां पर से ये बन के आई, ये रिसेंटली बन गई, क्योंकि वहां की 4 स्टेट्स में इन्होंने अपनी स्टेट एज अ स्टेट पार्टी बन के आ गई। तो मैंने बताया था कि अगर 4 स्टेट में स्टेट पार्टी बन के आ गई तो ऑटोमेटिकली उसे नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो ये एक नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इंडिया के अंदर बनी। किसे, कहां पर इनका मेजर इन्फ्लुएंस देखने को मिल रहा है? तो ईस्ट में कहाँ आ गए? मेघालय में आ गए, नागालैंड में, अरुणाचल प्रदेश में और मणिपुर के अंदर। तो इन 4 जगह के मेजर जैसे स्टेट पार्टी डिक्लेयर हुई तो क्या बन गई? नेशनल पार्टी। ये कब बनी? पीए संगमा के जो उन्होंने एनसीपी से अलग हुए, कब बनाए? ये 2012 के अंदर अलग हुए और उन्होंने ये पार्टी बनाई। ये नेशनल पार्टी का स्टेटस इसे कब मिला? 7 जून 2019। तुमको तो रिसेंटली याद रखना है कि 2019 के अंदर इसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला, क्योंकि ये रिसेंट लेटेस्ट पार्टी है तो तुमसे इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, ये एक ऐसी पहली पॉलिटिकल पार्टी है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का जिसको एक ऐसा नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। ठीक है, अभी तक जितनी भी पार्टीज पड़ी उनको नेशनल स्टेटस स्पेसिफिकली ईस्टर्न इंडिया से नहीं आई थी। इसका जो सिंबल है वो एक बुक का है। देखो ये इसका सिंबल है बुक का, और ये बुक के सिंबल से क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं? सिंपल सी बात है, बुक है मतलब एजुकेशन की बात करेंगे तो पार्टी बिलीव्स ओनली लिटरेसी एंड एजुकेशन कैन एम्पावर दी वीकर सेक्शन। हर कोई बात करते हुए पार्टी के हम वीकर सेक्शन पे वर्क कर रहे हैं, वीकर सेक्शन, और वो वीकर सेक्शन पे चुनाव लड़ते हैं। बात समझना है, इस पार्टी ने अपनी आइडियोलॉजी रखी कि नहीं, वीकर सेक्शन को अगर एम्पावर करना है तो हम लोगों को क्या चाहिए? एजुकेशन चाहिए। तो ये रही कुछ हमारी नेशनल्स पार्टी। अब नेशनल पार्टी के बाद हम किसके पास जाएंगे? स्टेट की जो छोटी छोटी मतलब जो बहुत सारी स्टेट्स है, बहुत सारी पार्टीज है, तो कुछ पार्टी जो स्टेट में है उन लोगों को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमिश्नर कुछ मेजर स्टेट पार्टीज बताई है, तो उन लोगों को जरा डिस्कस करते हैं। जैसे कौन कौन को डिस्कस करना है? बीजू जनता दल को डिस्कस करना है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट को, मिजो नेशनल फ्रंट को, तेलंगाना राष्ट्र समिति, इनके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। तो जरा देखते हैं क्या क्या होती है। सबसे पहले आ गया हमारे पास बीजू जनता दल। बीजू जनता दल कहां पर देखने को मिलती है? याद रखना, ये उड़ीसा की एक मेजर स्टेट जो पार्टी है, और किनके ऊपर किनके नाम पर रखी गई है? तो जो उनके लेजेंडरी चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, और जिनको बोला जाता है कि ये उड़ीसा के एक आर्किटेक्ट, मतलब उन्होंने उड़ीसा को जो आज है जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट करा है, तो वो उनका श्रेय जो है वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है लेट श्री बीजू पटनायक। तो इनके ऊपर क्या बनाई है? बीजू जनता दल करके पार्टी बनाई। कब बनाई? दिसंबर 26 दिसंबर 1997 के अंदर पार्टी बनी। ठीक है, इनका भी जो डीप बिलीव है, रूट बिलीव है, क्या है? वो सेक्युलरिज्म के ऊपर ही वर्क करता है। मतलब अभी तक तुमने देखा कि जितनी पार्टीज हैं वो सेक्युलरिज्म और वैल्यू, मतलब सेक्युलरिज्म के ऊपर ध्यान रखते हैं। फिर थोड़े थोड़े दूसरे चेंजेस हैं, तो इनका सेक्युलरिज्म और जो वैल्यू बेस्ड पॉलिटिक्स है उसके ऊपर वर्क करते हैं। और उन्होंने बताया कि इनका जो मेजर कमिटमेंट है, जो मेजर बिलीव है, वो अगर सोचो स्टेट पार्टी तो ऑब्वियसली बात है वो पूरे देश के ऊपर भी वर्क नहीं करेंगी, वो स्टेट लेवल पे वर्क करेंगे। तो इनका जो मेजर कमिटमेंट है वो किसके ऊपर है? डेवलपमेंट ऑफ द पीपल ऑफ ओडिशा एंड द स्टेट ऑफ ओडिशा। क्लियर हो गया यहां तक? ये रही बीजू जनता दल का सिंबल। आगे मूव करते थे, नेक्स्ट पार्टी इज सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। अब सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट क्या है? तो ऑब्वियसली नाम से समझ में आ रहा होगा ये कहां की पार्टी होगी? सिक्किम स्टेट की होगी। ठीक है, तो किसने फाउंड करी? तो बाय पवन कुमार चैमलिंग ने 1993 के अंदर ये पार्टी को बनाया, और सिक्किम के अंदर 1994 से ये लोग क्या कर रहे हैं? रूल कर रहे हैं। और जिन्होंने फॉर्म करा होगा ऑब्वियसली बात है वही उनके सीएम होंगे। तो लाइक पवन कुमार चैमलिंग इज द चीफ मिनिस्टर के तौर पे रूल किया जा रहा है। द पार्टी कंसोलिडेटेड इट्स पोजीशन स्वेपिंग द 1999 एंड 2004 इलेक्शंस, दस सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बात करा, इन्होंने ज्वाइन करी दूसरी पार्टी के अंदर, तो उस चीज के बारे में यहाँ पर डिस्कस करा है। इन्होंने किसको ज्वाइन कर लिया? तो एक चीज याद रखना, इन्होंने, जैसे इसमें पीछे डे नहीं लिखा है पर ये चीज याद रखना, तो इनको एनडीए के अंदर इन्होंने अपने आप को मर्ज कर दिया। ये प्रॉपर डिटेल यहाँ नहीं है पर याद रखना, तो एनडीए के अंदर इन्होंने अपने आप को मर्ज कर दिया। अब आगे मिजो नेशनल फ्रंट। मिजो नेशनल नाम से समझ में आ रहा है किसमें होगी? मिजोरम की पार्टी होगी। तो मिजो नेशनल फॉर्म जो फ्रंट है ये कहाँ की पार्टी है? रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है मिजोरम की। ठीक है, ये जो है ये कहाँ से बनी? तो ये मिजो नेशनल फ्रंट इमर्ज फ्रॉम द मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट, इस पार्टी से स्प्लिट हुई और ये बन गई। ठीक है, तो ये पार्टी बनी, उन्होंने बताया फॉर्म बाय द पीयू लाल डेंगा। तो इनके लीडरशिप के अंदर, ठीक है, लाल डेंगना जी के सब, ये क्या बोल सकते हैं इनको,
लीडरशिप के अंदर ये पार्टी बनी। इन्होंने क्या करा, इंडियन गवर्नमेंट को फेमाइन सिचुएशन जो मिजोरम में उनको देखने को मिलती है उस एरियाज के कारण, ठीक है, तो जो असम स्टेट में मिजोरम मतलब जो पूरा ईस्टर्न पार्ट आता है, तो उसमें जो मेजरली हम लोग असम की बात कर रहे हैं, असम और मिजोरम के एरियाज के अंदर, तो वहां से ये पार्टी बनी विच इज नोन एज मिजोरम नेशनल पार्टी। आगे मूव करते तेलंगाना नेशनल पार्टी। अब नाम समझ में आ रहा है, तेलंगाना तो कहाँ की होगी, तो ऑब्वियस ही बात है सर तेलंगाना की नेशनल पार्टी होगी है, ठीक है। अब तेलंगाना नेशनल पार्टी कहाँ से, सिंपल सी तेलंगाना स्टेट से बनी, और कब बनी, 24 अप्रैल 2001 के अंदर। और कौन किनकी लीडरशिप के अंदर बनी, तो बाय के चंद्रशेखर राव, इनकी लीडरशिप के अंदर इन्होंने पार्टी बनी। और का सिंपल सा एक प्रोपेगेंडा था, मतलब एक ही आइडिया था कि तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए और उसकी कैपिटल हैदराबाद होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक सिंपल सा आइडिया के साथ उन्होंने एक नई पार्टी स्टेब्लिश करी और उन्होंने अचीव भी करा अपना गोल। अब ये तो हम लोगों ने कुछ पार्टीज के बारे में डिस्कस करा, कुछ नेशनल लेवल की पार्टीज को डिस्कस करा और कुछ स्टेट लेवल की पार्टीज को डिस्कस करा। नाउ द मेन पॉइंट इज व्हाट आर द चैलेंजेस जो कि हमको डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ देखने को मिलता है कि हमको पॉलिटिकल पार्टीज में क्या प्रॉब्लम्स है। अब जरा समझो कि ऐसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जो हमको पॉलिटिकल पार्टीज में देखने को मिलती है, बट कुछ पॉलिटिकल मतलब कुछ अगर हम लोग मेजर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो मुझे नजर आती है वो ये है कि भले ही हमारी कंट्री डेमोक्रेसी है, मतलब डेमोक्रेसी पे बिलीव करती है, लेकिन पार्टी के अंदर भी क्या होता है, इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत होते हैं। पार्टी भी डेमोक्रेसी के हिसाब से रूल नहीं करती है। पार्टी डेमोक्रेसी के हिसाब से रूल नहीं करी, मतलब यहाँ पर क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि जो फादर है उन्हीं के मतलब जो भी लीडर है वो अपने रिलेटिव्स को ही क्या करते हैं, पार्टी के अंदर प्राइम पोजीशंस पे दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर नेपोटिज्म वाला जो कंसेप्ट होता है वो देखने को मिल रहा है। तो ये एक डेमोक्रेसी का पॉइंट नहीं देख रहे कि एक नॉर्मल व्यक्ति, डेमोक्रेसी में क्या होता है, फ्रॉम द पीपल फॉर, मतलब फॉर द पीपल नॉर्मली, और फ्रॉम द पीपल मतलब फॉर ऑफ फ्रॉम, तो ये सारी टू द पीपल, मतलब जो पूरी बात है डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी बनती तुम लोगों से है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो जब भी हम लोग बाय द पीपल की बात कर रहे हैं तो लोग ही इसे बनाएंगे, ऑफ द पीपल मतलब लोगों में से ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर ये ऑफ द पीपल वाला कंसेप्ट क्या करते हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर नेपोटिज्म वाला जो कंसेप्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जहाँ पर जो प्राइम पोजीशन है वो एक फैमिली बेसिस पे ही चलते आ रही है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखने को मिली। दूसरी प्रॉब्लम क्या देखने को मिलती है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो जनरली क्या करती है, मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज नहीं करती। जो ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स होना चाहिए जिसके अंदर हर एक मेंबर को, पार्टी के मेंबर को पता चले कि पार्टी के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा है, ठीक है। तो ये चीज नहीं होती, जिस कारण से क्या होता है, इंटरनल इलेक्शंस नहीं हो पाते रेगुलर बेसिस पे। तो जो टॉप पोजीशंस पे लीडर्स होंगे उन्हीं की पार्टी में हमेशा चलती रहेगी, उनकी जो बात रहेगी वही वो पार्टी में चलाएंगे। एक नॉर्मल जो डेमोक्रेटिक व्यू होता है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। इवन यहाँ पर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो ओपन और ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर फॉलो नहीं करती है, किसके लिए, अपनी फंक्शनिंग के लिए। तो इसीलिए हमको ये देखना पड़ता है कि जो ऑर्डिनरी वर्कर होता है वो कभी भी अपनी बात कहाँ तक नहीं ले जा पाता है, पार्टी के चीफ या लीडर तक नहीं पहुंचा पाता है, या फिर वो टॉप पोजीशन में जा ही नहीं पाता है, क्योंकि जो ऑलरेडी टॉप पोजीशन में वही अपने फैमिली मेंबर्स को क्या करते हैं, उस टॉप पोजीशन पे सेट करके चले जाते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, जो एक फैमिली के मेंबर्स हैं वही उसको डोमिनेंटली क्या करते हैं, रहेंगे, कंट्रोल करते चलेंगे। तो ये दो मेजर हम लोग को क्या देखने को मिले, चैलेंजेस देखने को मिले। तीसरा चैलेंज क्या देखने को मिलता है कि आजकल पार्टी के अंदर, आजकल मतलब इनिशियल स्टार्टिंग से हमको देखने को मिल रहा होगा बहुत सारी मूवीज के अंदर कि जब डेमोक्रेसी आई तो क्या होता है, लोगों को घर पे पकड़ के जाके जबरदस्ती क्या करते हैं, बंदूक लेकर जाते हैं और जबरदस्ती उनसे वोट डलवाते हैं। तो ये एक भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिली कि आजकल मनी और मसल पावर का रोल बहुत ज्यादा, देखा ना, मनी एंड मसल पावर। तो मनी और मसल पावर का पार्टीज में बहुत सारा उनको रोल, क्योंकि पार्टी क्या चाहती है, देखो हमको ये चीज पता है कि डेमोक्रेसी है तो लोगों के बीच से, लोग जब तक चुनेंगे नहीं तब तक आप पार्टी नहीं बना पाओगे, मतलब आप इलेक्शन नहीं जीत पाओगे, गवर्नमेंट नहीं फ्रेम कर पाओगे। तो यहां पर ये बोला कि अगर आप गवर्नमेंट बनाने के लिए लोगों की सहमति जरूरी है, लोगों कैसे पहचानोगे, आप वोट देके। तो अब किसी भी तरीके से जो पार्टी है होती है उनको क्या चाहिए, अगर इलेक्शन जीतना है तो उनको वोट्स चाहिए, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा वोट लाने के लिए क्या करेंगे, वो किसी भी तरीके से, कोई भी प्रैक्टिस, किसी भी तरीके से उनको बाय हुक और बाय क्रुक उनको ज्यादा से ज्यादा वोट देखने को। इसलिए तुमको देखने को मिलता होगा जब चुनाव आते हैं तो बाकायदा लिक्कर्स बढ़ती है मार्केट के अंदर, जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और भी फुकट की चीजें उनको बांटा जाता है, ठीक है। तो बहुत कॉमनली चीज देखने को, तो बाकायदा खाना खिलाते हैं, वहाँ पर लंगर जैसा लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पे आपने उनको हैप्पी कर दिया, रोड बना दी नॉर्मली कच्ची पक्की वाली, लोग खुश रहेंगे, उनको वोट दे देंगे, वो पार्टी पावर में आ जाएगी, जैसे पावर में आएंगे वो रूल करने लग जाएंगे।
तो पॉइंट ये आ गया कि वो किसी भी तरीके से, तो देख के क्या केस हुई, पहले केस में इन्होंने बोला कि मनी, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही को क्या करेंगे, पार्टी के अंदर उसको देंगे ताकि वो इतना खर्चा कर पाए। अब अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा लगा रहा है पार्टी में तो एक्सपेक्ट करेगा कि भाई उसको कुछ पोजीशन मिले, उसको कुछ पावर मिले, तो पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा मसल पावर, मतलब आप उसके अंदर किसी भी तरीके जबरदस्ती भी आप लोगों से इसमें क्या करवाओगे, वोट डलवाओगे, मतलब आप गलत, जो लोग जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस है आप उनको भी पावर में बना दोगे, जो लोग गुंडे बदमाश लोग हैं उनको भी तुम क्या कर दोगे, टिकट्स देके उनको, और क्योंकि वो क्या चाहते हैं, बाय हुक और क्रुक पार्टी में आना, मतलब बाय हुक और क्रुक उनको क्या बनाना है, गवर्नमेंट बनाना है, तो वह ऐसे लोगों को देंगे जिससे लोग डरते हैं, ठीक है, ताकि अगर वो चुनाव में लड़ता है और अगर आपने उसको हरा दिया तो फिर वो बाद में तुम्हारे साथ ब्रूटल बिहेव करेगा, तो क्या करो, फिर लोगों जबरदस्ती उनको ही ना चाहते हुए भी वोट देते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे। तो जो पार्टी सिंपली इलेक्शन को विन करना चाह रही है वो ये किसी भी मेथड से शॉर्टकट लगा लें, कोई भी जुगाड़ लगा लें, तो उनको क्या करना है, उनको सिर्फ सपोर्ट चाहिए। तो वो देखो उन्होंने बताया ना, क्रिमिनल्स को भी ये लोग सपोर्ट करते, तो ये एक प्रॉब्लम देखने को मिली। दूसरा, कभी कभार पार्टी में जो कैंडिडेट्स हैं, पीपल उनको मीनिंगफुल समझ नहीं पाते, मतलब क्योंकि जब हम लोगों ने बताया कि एक्स पार्टी है तो वो भी यही किसी क्रिमिनल को लगा रही है, तो वाई पार्टी भी किसी क्रिमिनल को ही लगा रही है, सेम प्रैक्टिसेस ही पार्टीज कर पा रही है। तो लोग जो अपनी आइडियोलॉजी रखते हैं, जो अपने बिलीव रखते हैं, शायद उनके हिसाब से इनको ये एक्स और वाई दोनों ही सूटेबल नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि समटाइम पीपल कैन नॉट इवन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट वेरी डिफरेंट लीडर्स जो उनके आइडियोलॉजी पे बिलीव करते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सेम सेट ऑफ लीडर्स ही मिलते हैं, वो चाहे इस पे करें चाहे इसको चूज करें। और सबसे बड़ी बात, लोग जो लीडर्स हैं जिनको सिलेक्ट कर रहे हैं उनका भी कोई ईमान धर्म नहीं है, वो भी क्या करते हैं, मान लो अगर एक्स पार्टी से वो जीत गए तो वो क्या करेंगे, वाई पार्टी में चले जाएंगे। तो लोग भी कितना कंफ्यूज है और पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी कंफ्यूज है। तो ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम हमको इलेक्शन में देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहां तक एक चीज, अब जैसे मैंने तुमको बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर लीडर्स हैं वो भी अपना ईमान रखते हैं, भी किसी एक पार्टी में है कभी दूसरी पार्टी में चले जाएंगे, फिर कभी कोई दूसरी पार्टी में तो कोई दूसरी पार्टी में चले जाएंगे। तो ऐसा एक केस है, ठीक है। तो उस केस को हम लोगों ने क्या बोला है, गयालाल करके एक केस है, गयालाल जी करके थे हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या करा, ये इलेक्शन लड़े कांग्रेस की तरफ से 1967 में आई गेस, तो 1967 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जीत गए। और ये कांग्रेस से नहीं, एज एन इंडिविजुअल लीडर, पहले तो इंडिपेंडेंट लीडर्स के लड़े, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पे इन्होंने चुनाव लड़ा, फिर बाद में इन्होंने अपना समर्थन किसको दे दिया, कांग्रेस को दे दिया। फिर थोड़े समय बाद कांग्रेस से हटा के उन्होंने मान लो जनता दल को दे दिया, जनता दल को देने के बाद फिर थोड़े समय यूनाइटेड फ्रंट को दे दिया। तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव में अभी इस पर निकाला, फिर बाद में वापस कांग्रेस में आ गए। तो इस थोड़े थोड़े दिन में आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप एमएलए हो, आपको हटा नहीं सकता, तो आप क्या करोगे, अपनी पावर किसी भी पार्टी में एंजॉय कर लोगे कि मैं मेरा वोट आपको दूंगा, आपकी पावर सरकार में आ जाएगी, मुझे ये चाहिए। तो इस तरीके से भी क्या हुआ, बहुत चेंजेस हुए। तो इसको देख के कारण क्या हुआ कि एक लॉ ही कॉन्स्टिट्यूशन ने बना दिया कि नहीं भाई, अब अगर एक पॉलिटिकल पार्टी से अगर कोई व्यक्ति जीत जाता है कॉन्स्टिट्यूंसी से, और अगर बाद में अपना समर्थन किसी दूसरी पार्टी को, मतलब इंडिपेंडेंट जीता और समर्थन तो देना है वो ठीक है, लेकिन एक बार देने के बाद वो दूसरी पार्टी में बार बार स्विच करता है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी पोजीशन वहां से छोड़ना और वहां पर वापस री इलेक्शन होंगे। तो ये एक चीज, इसके कारण एक बहुत कॉमन फ्रेज जैसे आया लाल गया लाल करके भी एक केस हमको देखने को कॉमनली मिला है। तो ये चीज याद रखना कि ये शायद तुम्हारे बुक्स में नहीं है, लेकिन हाँ तुमको ये चीज को पता होना जरूरी है कि किस तरीके से ये चीजें भी इकोनॉमिक, मतलब हमारी पॉलिटिक्स में होती रहती है। The Constitution was amendment to prevent elected, देखो ये वही केस है जिसके बारे में, मतलब इतना डिटेल नहीं है पर हाँ तुम समझ लो किसके लिए, तो अमेंड प्रिवेंट इलेक्टेड एमएलएज एंड एमपीज फ्रॉम चेंजिंग पार्टीज। जैसे आयालाल गयालाल में तुमको केस बताया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, एक ऑर्डर पास करा, जिसकी ये केस 1, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कर दिया कि आप मनी और क्रिमिनल्स को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में। तो जब भी आपको अगर चुनाव करना है, ठीक है, तो जब आप उनको चुनाव का नामांकन भरने जाते हो तो नामांकन में आपको सारी मैंडेटरी, जैसे हम बोलते हैं ना एफिडेविट, तो इस एफिडेविट में उनको सारी डिटेल शो करना पड़ती है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने क्रिमिनल केसेस उनके ऊपर चल रहे हैं, ठीक है, क्या क्या केस उनके पेंडिंग है, उन्होंने क्या करता, सारी डिटेल आपको क्या करना पड़ता है उस एक एफिडेविट में शो करना था, जिसके कारण ये चीज लोगों तक पता चले कि हमारे जैसे कि उनके पास कितना एजुकेटेड, एजुकेशन इज नॉट अ बार, लेकिन स्टिल वहां पर सारी चीजें हैं, उनके पास कोई हथियार है नहीं है, उन्होंने क्या करा क्या नहीं करा। तो इसके थ्रू क्या होता है, लोगों को तो पता चलता है कि जो हमारा लीडर है, जो लीड कर रहा है, हमारी पार्टी से लड़ रहा है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है, क्या चीज उसने पास्ट में करी है और क्या उसकी फ्यूचर आइडियोलॉजी है। इलेक्शन कमीशन ने क्या करा, ये इसको ऑर्डर पास करा, और वो ऑर्डर पास क्या करा, देखो यहाँ पर ये अलग, मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, ये सब गलत है, टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड इलेक्शंस फाइल। देखो उनको क्या बताया, ये हटा देना, यहाँ सिर्फ एक ही चीज है ये सारी, कि
कि इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर पास करा जिसमें उनको ये चीज बताया कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन के लिए ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे बकायदा उनको क्या करना पड़ेगा, इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। क्योंकि तुमको देखते होंगे जब इलेक्शन आता है तो इलेक्शन के टाइम पे क्या करना पड़ता है, पैसा लगता है, तो वो पैसा कहाँ से आता है, कौन भरता है, ठीक है, उस पैसे का क्या हिसाब किताब है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चीज को भी बना के चलना पड़ेगा। ठीक है, अ लॉ शुड बी मेड टू, अब देखो ये क्या चीज बताई कि हाउ पॉलिटिकल पार्टी कैन बी रिफॉर्म्ड। अभी तक हम लोगों ने देखा था क्या चैलेंजेस हमको देखने को मिल रहे हैं, अब ये चीज है कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो हम कैसे पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, क्या वो पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो अपने आप में चेंज लाना चाहते हैं, वो खुद रिफॉर्म लाना चाहते हैं नहीं। सबसे बड़ी बात है कि वो सभी एक ऐसे ही है, बोलते हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे, वैसे ही सीन है यहाँ पर, ये नहीं चाहते हैं क्योंकि अगर इन्होंने रिफॉर्म्स लाना स्टार्ट करा तो इनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो एक प्रॉपर ये चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि क्या चीज, एक ऐसा प्रॉपर लॉ बनना चाहिए जिसके थ्रू पॉलिटिकल पार्टीज के इंटरनल अफेयर्स जो है वो प्रॉपर मैनेज किए जा सके। दूसरे नंबर पर उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल पार्टीज को मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स जो भी उन्होंने देते हैं उसका 1/3 पार्टी, मतलब उन्होंने बोला कि एटलीस्ट 1/3 टिकट आप किसको दो, विमेंस को दो। तो इससे क्या होगा, अब तो ये चीज जैसे विमेंस को दिया, यंग्स को देना चाहिए, बहुत ओल्ड एज की जगह आपको क्या होता है, जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको आप क्या करो, क्योंकि हमारा एक जो फ्यूचर है हमको पता नहीं कि एक इंडिया जो है जिसमें सबसे ज्यादा यंग लोग हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन लोगों को लीडरशिप देना चाहिए, उन लोगों को पार्टी देना इलेक्शन के लिए देना चाहिए, ताकि क्या हो, यूथ जो है, यंग इन द सेंस यूथ समझ लो, तो जो यूथ लोग हैं वो क्या करेंगे, कंट्री को उस हिसाब से आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज बताई। और देयर शुड बी कोटा फॉर वुमेन एंड डिसीजन मेकिंग, कि जब पार्टी के अंदर डिसीजन मेकिंग हो तो वहां पर भी जैसे 1/3 हम लोगों ने वुमेन को इंपॉर्टेंस दी, ऐसे ही एटलीस्ट कुछ परसेंट ऑफ कोटा वुमेन्स को भी अपने डिसीजन लेने के लिए, मतलब इनिशिएटिव लेने का मौका दिया जाना चाहिए। देयर शुड बी स्टेट फंडिंग इलेक्शन। स्टेट फंडिंग इलेक्शन मतलब क्या होता है कि जो इलेक्शंस होते हैं उसमें जो भी पैसा आता है इट शुड बी फंडेड बाय दी स्टेट। गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना चाहिए, क्या करना चाहिए, जो इलेक्शन की एक्सपेंस होते हैं उसको कवर करने के लिए। होता भी ऐसा कहीं ना कहीं, लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होता है कि जैसा मेंशन किया गया ऐसा नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला, ये डिपेंड करता है कौन पिछले साल पार्टी में आई, नई पार्टी क्या कर रही है, ठीक है, क्या व्यूज है, कितना, क्योंकि आजकल क्या होता है इलीगल एक्टिविटीज या क्या बोल सकते हैं जो किसके बोलते विचारों के तहत नहीं होती है, ठीक है, या जो अगेंस्ट होती इन चीजों के, तो उसको लगाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, आपने दारू बांट रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उस समय फोकट खाना खिलाते जा रहे हो। पॉइंट क्या हो रहा है कि आपने उस टाइम पे वो क्रिएट कर दी, लोगों को बुरी आदत डाल दी, लेकिन उस टाइम पे आपने वोट ले लिया, लेकिन आप फ्यूचर में डेवलपमेंट नहीं कर रहे हो ना, और इसके लिए आप शो नहीं कर सकते कि आपने लेकर, क्योंकि अगर आप बांटते हो पकड़े गए तो आपके ऊपर इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा केस कर, मतलब इलेक्शन कमीशन एक्शन ले लेगा। ठीक है, हो सकता है आपको वहां से रिजेक्ट ही कर दे आप नॉमिनेशन, मतलब आपको एज ए लीडर उस एरिया के लिए। तो क्या होता है, ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि ये चीज होना चाहिए, लेकिन पॉइंट क्या है, क्या ये चीजें होती है, तो इसका आंसर रहता है अ बिग नो, ये चीजें नहीं होती है। क्लियर हो गया? तो दिस इज इट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से तो प्लीज कमेंट करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और दूसरे नंबर पे यहां पर मैंने जितने भी स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करे हैं वो 2014 के स्टैटिस्टिक्स डिस्कस करे हैं। प्लीज एक बार 2019 के स्टैटिस्टिक्स को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।